जो बेसिक तौर पे अगेन सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोग नए सिरे से जैसे अगेन मैंने इससे पहले भी 17वीं के जो प्रिपरेशन कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो है मैंने आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर किया था। आज अगेन मैं चाह रहा हूं क्योंकि सूरज जी का मेंस का एग्जाम हो गया है, तो अगेन जैसे जनवरी मंथ चल रही है अभी, तो आगामी जो आपके पास टाइम है उस टाइम में इससे पहले भी आपने 68 के पेपर को देखा, 69th के पेपर को देखा, प्रीलिम्स के भी पेपर को देखा और मेंस के भी पेपर को देखा। यही बेसिक तौर पे तैयारी करने का आधार होता है। इस तैयारी के क्रम में हम आगे और बेहतर करने के लिए जो एक मेरे पास रणनीति होनी चाहिए, और जिस व्यक्ति के पास एक बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान होता है वो व्यक्ति आगे क्या कर लेता है, आगे अपनी तैयारी को अच्छा कर लेता है। ठीक है, तो आज हम अगेन क्या करते हैं कि जो आपका पैटर्न, जो आपका स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी को अगेन हम एक बार डिस्कस कर देते हैं कि आप आगे और क्या कर सकते हैं और किस तरीके से आपका और प्लानिंग बनना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो कंप्लीट प्री और मेंस को लेकर के हम बात करने ही वाले हैं, और इस कंप्लीट प्री और मेंस वाले में ध्यान देने की जो सबसे बड़ी चीज जरूरत है कि आपका अब का टाइम कैसे गुजरना चाहिए। जो टाइम गुजरना होता है, कहते हैं कि एक प्रकार से आपका तैयारी जो मेंटोरशिप के अंतर्गत जो होने वाला है प्री और मेंस का इंटीग्रेटेड वे में, उस इंटीग्रेटेड वे का अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, उस अप्रोच को हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, इसको मैंने आज बेसिक तौर पे क्या किया है कि 17वीं बीपीएससी कंप्लीट स्ट्रेटजी के अंतर्गत 3 प्रकार से तैयारी का जो है ना पैटर्न मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अपनी की एरियाज को डिफाइन करना। तो एक होता है, 3 प्रकार के छात्र होते हैं, मैं ये स्टूडेंट के बेसिस पे बात करूंगा। एक होते हैं जो सिर्फ प्री की तैयारी करते हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। एक होता है जो मेंस की तैयारी करते हैं। एक होता है जो प्री प्लस मेंस दोनों का इंटीग्रेटेड तैयारी करते हैं। अब बात आता है कि सर हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो क्या मेरा सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आवाज सिर्फ आपकी रुक कर आ रही है, ब्रेक हो रहा है फिर आवाज। आवाज ब्रेक हो रहा है क्या सूरज जी? आवाज तो समीम साहब, आवाज कोई ब्रेक है क्या? नहीं, अभी तो नहीं है, क्लियर है। क्या कहा जाए, ये हो टेक्निक। सकता है नेटवर्क इशू। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली मौसम की वजह से भी होता है कई बार। ठीक है, जी। चलिए, तो हम अगेन बात करते हैं। एक होता है जो कंप्लीट मेंस की तैयारी करता है और प्रीलिम्स के समय को इग्नोर कर देता है, प्रीलिम्स को कहता है कि यार प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा मेरा, अभी मेंस की तैयारी करो। एक होता है जो इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चलता है कि अपना टाइम डिवाइड कर लेता है। अब ये तो आपने देखा कि स्टूडेंट के स्तर पे हुआ कि स्टूडेंट इतने तरीके से काम करते हैं। अब बात आता है कि सर इसको करेंगे तो करना कैसे चाहिए सच में। एक होता है डे वाइज, आपका जो स्ट्रेटजी प्लान है वो डे वाइज होता है। एक होता है कि वीक वाइज होता है। एक होता है मंथ वाइज होता है। पहले की एरियाज को डिफाइन कीजिए। एक मैंने क्या बोला कि डे वाइज होता है कि दिन प्रतिदिन का आपका स्ट्रेटजी डिवाइस। होता है। एक आपका साप्ताहिक होता है और एक मंथली होता है। तो जिस स्ट्रेटजी में आप अपने आप को कंफर्ट महसूस करेंगे वो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, जिससे कि मेरा तैयारी एक सही दिशा में सही रणनीति तक मेरा पहुंच जाना चाहिए, जिसका आपको पता है कि इसमें हम आपको बता दें कि 30 सितंबर को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है 2024। मेंस के बारे में पता है कि जनवरी में एग्जाम होने वाला है 2025 में। ठीक है, जनवरी 2025 में आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है। जो आपको डेट दिया है वही डेट में होने वाला है। अब हम ये दोनों को आप तकरीबन देखें तो इस जनवरी के लिए आपके पास 1 ईयर कंप्लीट टाइम है, 1 साल है। और इसके लिए आपके पास कितने टाइम है, तो दोनों को साथ लेके चलना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहली बात जो, हाँ बोलिए सूरज जी। हेलो। हाँ बोलिए सूरज जी, आवाज क्या दिक्कत आ रही है क्या? आपकी आवाज वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, यह सिर्फ ब्रेक हो रही है आवाज और स्क्रीन भी शेयर होना बंद हो गया था। स्क्रीन देख मतलब विजिबिलिटी स्क्रीन का नहीं हो रहा है।
क्या समीम साहब, आपको कोई आपको भी कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, स्क्रीन तो क्लियर है। मुझे भी तो एक्चुअली मेरे पास भी एक डिवाइस लगा हुआ है, मैं तो देख रहा हूँ कि मेरे तरफ भी स्क्रीन क्लियर है, सारा चीज आवाज क्लियर है, पता नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। सूरज जी कोई बात नहीं। आपके पास इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, आपके पास इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए तनाव लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं आपसे क्लियर कर सकता हाँ चलिए आगे चलते हैं। तो अब बात आता है कि हम डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज टोटल प्लान को देख लेते हैं कि मेरा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। हम एक बार अब डिफाइन कर लेते हैं कि मेरे पास कैसे काम करना है। अब जानते हैं कि आपके पास ये मंथ, हम इस एरिया को जो है मंथ मान लेते हैं। हम यहां पर एक एक चीज कर लेते हैं, ये इसको हम प्री को रख देते हैं, और ये आपके पास क्या हो गया, मेंस हो गया, ठीक है। अब हम जब काम करेंगे तो आपको ध्यान एक एक चीज रहेगा कि हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। अब बात आता है कि सर आप एक बार जो है मुझे कम से कम ये बताने से पहले एक बार मुझे सब्जेक्ट को भी रेखांकित कर दीजिए कि मुझे अब अपने आप में और क्या करना चाहिए। अब जब देखिए सब्जेक्ट को लेकर के, तो आपके पास कितने सब्जेक्ट यहां प्रीलिम्स के स्तर पे कितने सब्जेक्ट पे काम करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा आपको पता है कि जो ज्यादा के एरियाज में हिस्ट्री वाला पार्ट है। हिस्ट्री के बाद क्या हो जाता है, साइंस हो जाता है, जो जनरल साइंस जिसको कहते हैं, साइंस एंड इसी में जनरल साइंस आ जाता है, मतलब टेक्नोलॉजी भी और सारा चीज आ जाएगा। अगर हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, उसके बाद आपका हो, अगर देखें तो पॉलिटी से क्वेश्चन बन जाता है, करंट से भी क्वेश्चन बन जाता है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनता है, ज्योग्राफी प्लस ईवीएस दोनों रखिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन इस तरीके से बनते चला जाता है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स वाला पार्ट से क्वेश्चन बनते रहता है, ये मैं प्री के स्तर से बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपका और कौन सब्जेक्ट और बताइए। हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, यहां से 30 क्वेश्चन तो यही से हो जाता है, 30 हो गया, यहां से साइंस हो गया और करंट हो गया मेन, ठीक है। हूँ। बिहार स्पेशल हो गया, जो एक कह सकते हैं कि बिहार से क्वेश्चन भी आते रहता है, तो बिहार स्पेशल आपका हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, ये आपके इस तरीके से फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चन हो गए। अच्छा बताने से पहले एक बात मैं रेखांकित कर देना चाहता हूं अगेन, कि मोड अलग है, मोड अलग है। मोड का मतलब ये हुआ कि प्री मोड, ये मोड अलग है। जो फैक्चुअल होते हैं, क्या होते हैं, फैक्चुअल होते हैं। और मेंस मोड में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, जो आपको रटने की बजाय इसके पैटर्न को समझना ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव होता है। तो अब बात आता है कि इसको फॉर्मेट, मेंस राइटिंग के बेसिस पे इसका आंसर राइटिंग ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसमें आंसर राइटिंग ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इससे पहले भी 68 और रिसेंट जो ट्रेंड में एग्जाम हुए हैं आपके पास, और रिसेंट ट्रेंड में आपने क्या किया है, देखा भी है कि कुल मिलाकर के जो खासतौर पे 68 का बराबर मैं पेपर दिखाते रहता हूँ, 69 का पेपर दिखाते रहता हूँ, जैसे कि आपके अंदर अभी भी मैं दिखाऊंगा। अभी भी हम लोग इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो खास तौर पे आपके पास 69 के पेपर में आया है, और 68 के मेंस में पेपर में आया है। उस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करेंगे, कि देखेंगे कि आपका क्या सच में, हम किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए मेंस को भी, प्री को भी, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि यहां पर आप जानते हैं कि अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें, सीएसई की बात करते हैं, ठीक है, हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं। अगर इसमें किसी का अगर मान लिया जाए क्वालिफिकेशन बेस्ड अगर एग्जाम अगर होगा, जैसे सीडीपीओ हो गया, या मान लिया जाए इस बार एफओ का एग्जाम हुआ या डीएसपी का एग्जाम हुआ, तो फिर अलग बात है। आप जानते हैं कि पेपर 1 होता है जीएस पेपर का। जीएस पेपर 1 में भी आपको पता है 3 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन बनता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में भी आपको पता है कि सेक्शन 1 में आपका क्या पार्ट है, हिस्ट्री वाला पार्ट है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। अच्छा। हाँ आप जानते हैं कि आप देखेंगे तो सेक्शन वाला 2 से क्या क्वेश्चन आता है, करंट आ गया, और यहां से डीआई वाला पार्ट हो गया,
डीआई जाओ कि पता है 72 मार्क्स का डीआई पूछा जाता है, 36 दूनी 72 मार्क्स के, यानी 2 क्वेश्चंस कंप्लीट पूछे जाते हैं आपके पास। अगर उसके बाद आप देखें तो जो जीएस पेपर 2 का जो आता है, जीएस पेपर 2 में भी आपके 3 खंड में बटे होते हैं। सेक्शन 1 में क्या आ जाता है, पॉलिटी वाला सेक्शन आ जाता है। सेक्शन 2 जो आज हम लोग देखने वाले हैं, सेक्शन 2 में क्या, इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी दोनों आ जाता है, ठीक है। और इस सेक्शन 3 वाला सेक्शन में क्या आता है, साइंस एंड टेक से, जो आपने पीछे से पहले वाले क्वेश्चंस में साइंस एंड टेक की भूमिका के बेसिस पे क्वेश्चन देखा था, आज भी हम लोग उसको देखने वाले हैं, तो साइंस एंड टेक वाला पार्ट हो गया। चलिए सर, ये तो आपने सब्जेक्ट के असर पर देखा। तीसरा एक जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसको हम लोग एस्से बोलते हैं, निबंध बोलते हैं, ठीक है। ये भी पता है 3 निबंध पूछे जाएंगे और 300 मार्क्स के होंगे, ये भी आपको पता है। ये तो वह बेसिक जानकारी कि आपको काम करने कैसे है। अब बात आता है कि सर हम इसको जो काम करेंगे, इसके लिए मुझे एक परफॉर्मा तो होना चाहिए, मंथ वाइज कि हम कितना कब काम कर लें। हाँ, सुविधा अनुसार मैं अगेन कहता हूं कि अगर मंथ वाइज मैं बना देता हूं, आप लोग क्या करेंगे, अगर 15 दिन का बेसिस बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता जो देनी चाहिए आपको, मेंस के स्तर पर देनी चाहिए, जनवरी से लेकर के ये फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल और मई, और ये हो गया आपका जून हो गया सर। अब देखिए कि कैसे आप कहेंगे कि सर मेरा इंटीग्रेटेड कैसे काम हो जाएगा, कि आपको प्री में भी सोचना नहीं पड़ेगा और मेंस में भी आपका चीजें क्लियर हो जाएगा। अब हम जब जनवरी में आते हैं तो आपके पास जो सब्जेक्ट थे, उस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या चीज कर रहे हैं। ये आपको पता ही है कि मेंस मेंटरशिप का जो है कंटिन्यू इसी तरीके से पैटर्न होता है काम करने का। अगर हम देखें मेंस के स्तर पे, तो जनवरी में बेसिक तौर पे आपको वीकली प्रत्येक जो सप्ताह का प्रत्येक सप्ताह जो है रविवार को, प्रत्येक वीक यानी प्रत्येक सप्ताह, और वीक जो है संडे को आपको एक टेस्ट लगा देना चाहिए, जीएस टेस्ट। कैसे, 2 प्रकार से टेस्ट देना है, मैं बता देता हूं। टेस्ट देने का भी प्रकार है, ये टिप्पणी में है। एक होता है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, और एक होता है सब्जेक्ट वाइज, एक होता है कंप्लीट होता है। अभी आप लोग कंप्लीट को इग्नोर करेंगे, कंप्लीट टेस्ट नहीं देंगे आप। कहेंगे सर क्यों नहीं देना अभी कंप्लीट टेस्ट? क्यों कंप्लीट टेस्ट नहीं देना है? क्योंकि अभी आप अपने उस सब्जेक्ट के ऊपर महारत हासिल कीजिए। महारत इन द सेंस किंग बनना है। क्या बनना है आपको? सब्जेक्ट का राजा बनना है। जो भी सब्जेक्ट आए, फैक्चुअल नेचर से क्वेश्चन बनेगा तो राजा बनने की कोशिश करनी है। कि अगर मान लिया जाए क्वेश्चन बन रहे हिस्ट्री से, तो आपको फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चन याद होने चाहिए। अभी सब्जेक्टिव टेस्ट से क्या करेंगे, इन्हांसमेंट करेंगे। संडे को टेस्ट दे देना है, सब्जेक्टिव टेस्ट। अभी कंटिन्यू आपका एक सप्ताह में एक दिन उसको टाइम देंगे आप। इसके लिए कैसे करना है सर टेस्ट में? अभी क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे, पहले उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद देन उसका सब्जेक्टिव टेस्ट दे देंगे। अब आते हैं सर मेंस पर। मान लिया जाए सर कि आपने हिस्ट्री को तैयार किया। आपने क्या किया, यहां पर हिस्ट्री को तैयार कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि आपने हिस्ट्री को तैयार किया। सेम हिस्ट्री वाला पार्ट, अगेन समझिए, सेम हिस्ट्री के पार्ट को मेंस वाला में क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर दोनों जगह करना है। इसमें भी मैंने बता रखा है आपको, पीवाईक्यू आपके लिए सबसे बड़ा इलाज है। और यहां भी याद रखना है कि कोई भी काम करने से पहले, शुरुआत करने से, अच्छा बताओ सूरज जी, अगेन मैं आपको बता देता हूं। सपोज मैं मान लिया कि आप मेंस लिख के आए हैं, लेकिन ये भूल के चलना है कि मैं मेंस लिख के आया हूं। अपनी शुरुआत जीरो लेवल से अगेन करनी है। शुरुआत जीरो लेवल से कहने का मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है कि अगेन प्रीवियस ईयर पेपर को क्या करना है, देखना है, रिसर्च करना है, सोचना है, प्री के बेसिस पर भी और मेंस के बेसिस पर भी। क्योंकि आप तो अभी मेंस लिख के आए हैं, अगेन सोचना है कि क्या मुझसे और बेहतर कर सकते थे क्या।
क्या और मेरा आंसर इनरिचमेंट हो सकता था क्या? जो गलतियां 69th में की है, जो 68th में की है, क्या हम इसका आंसर के फॉर्मेट में बदलाव कर सकते थे क्या? अच्छा, कंटेंट और ऐड कर सकते हैं क्या? तो इन चीजों के ऊपर सोचना है। ऐसा नहीं कि सर मैंने पहले भी लिखा, रिजल्ट नहीं हुआ, इस बार भी लिखा, भाई क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन लिख दे नहीं। जब तक कि आपके आंसर्स में दूसरे से अलग नहीं होगा, तब तक आप बेहतर नहीं है। दूसरे से अंतर को बेहतर करने के लिए किन किन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा? आंसर लिखने के तरीका, फॉर्मेट अलग होने चाहिए आपकी। दूसरी बात, कंटेंट, जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, वो कंटेंट अलग कीजिए आप। कोई दुनिया कुछ भी लिख रहा है, जैसे मान लिया जाए आप सभी को मैंने बता रखा था कि कोई पैराग्राफ में लिख के पूरे ढड़ कर लिख दिया है। कोई व्यक्ति उस पैराग्राफ को सजा दिया है। पिक्चर, ये जैसे मैंने सूरज जी से बात कर रहा था, तो मैंने सूरज जी को बताया कि आदित्य वर्मन में, एलवन में, क्या आदित्य एलवन में क्या पिक्चर बना सकते थे? क्या चंद्रयान 3 में पिक्चर बना सकते हैं? ये सोचना है। एक बात अगेन मैं कहता हूं, भूल के चलिए कि पिक्चर कितना सुंदर बनाते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज को चित्रकार नहीं चाहिए। सिविल आयोग को क्या चाहिए? एक इनोवेटिव पर्सन चाहिए, जो अपने उस 3 घंटे में अपने आंसर को बेहतर किया। पॉइंट टू बी क्लियर? मतलब अगेन मैं कहता हूं, उसको चित्रकार नहीं चाहिए। आप देखेंगे यूपीएससी के आंसर में देखेंगे, लोग छोटा छोटा बना देता है। भारत का बना दिया, बिहार का बना देगा कोई। जैसे अभी मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए नगर निगम के बारे में आपसे पूछा जाए, तो आप पटना सभी लोग घूमे गए हैं। पटना इवन किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लिया जाए ना, अब देखे होंगे क्या कि कई चौक चौराहा पे, कई जो रोड के बगल में जो दीवार होता है, उस दीवार के ऊपर ना खासतौर में मिथिला पेंटिंग के भी माध्यम से और नगर निगम के भी माध्यम से जो गार्बेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए, जो एक होता है कि ड्राई गार्बेज होता है, एक जो लिक्विड वेस्ट होता है, उसको दोनों को पिक्चर बना दिया गया है। सर आप भी बना सकते हैं। Yes, sir. अभी देखिए, अभी जस्ट एग्जांपल में कहता हूं, 68वीं का पेपर अभी देखिएगा, एक अभी 68th के पेपर में पीएम गति शक्ति से क्वेश्चन था, ठीक है? पीएम गति शक्ति में पीएम गति शक्ति का पेपर 68th में था, और अभी जस्ट देखिए 69th के पेपर में मैं जस्ट अभी दिखा रहा हूं। आप देखिएगा 69th वाला पेपर में क्या है। 69th ये पेपर है ना 69th का, आपको देखिए कहेंगे कि सर अभी हम पूरे अच्छे से बात करेंगे। ये 69th का पेपर है मेंस का, जीएस पेपर 2 में देखिए क्या क्वेश्चन आया है। सो आप कहेंगे कि सर हम कहां कहां कर सकते हैं, यही मैं चाहता हूं आपका ब्रेन खुले, देखे। अभी मान लिया जाए मानसून का आया, मैं कुछ नहीं कहता हूं, ये मानसून देखिए, सभी लोग समझिए। क्या मुझे तो नहीं मालूम कि सूरज जी पिक्चर बनाए कि नहीं बनाए, मैं कहता हूं बनाओ। क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं बनाए? ये आपको पता दक्षिण पश्चिम, नहीं नहीं नहीं, बनाए होंगे, मैं मानता हूं बनाए होंगे, मैं कहना चाह रहा हूं। दूसरा ये तो हुआ दक्षिण पश्चिम में हुआ ना। Yes, sir. अगर मान लिया जाए, क्यों नहीं आप ये कर सकते हैं कि दूसरा वाला में जो है, जब आप लिखेंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से जो लौटती हुई मानसून होती है, लौटती हुई मानसून, तो उत्तर पूर्वी वाला दिखा देंगे। ये हुआ कि आपने आंसर को दूसरे से अलग कर दिया। दूसरी बात, आप ये पिक्चर के साथ साथ ये भी कर सकते हैं, जैसे कोरियोलिस फोर्स क्या है, कोरियोलिस फोर्स के कारण जो आपका इस तरीके से डायरेक्शन होता है, इस डायरेक्शन को भी आप रेखांकित कर सकते थे। अब आता है, अब जब बनाए तो भारतीय मानसून, मानसून का पता है आपको, वर्षा से रिलेटेड इसका जुड़ाव है। आप क्या कर सकते थे कि भारत का नक्शा बना करके कहां कहां कितना बारिश होता है, उस चीज को अंडरलाइन में आप दिखा सकते थे। सबसे ज्यादा बारिश कहां होता है, कम बारिश कहां होता है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं सभी को, या नहीं समझे आप लोग, बताइए पहले। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं सभी से कहता हूं सर अपने आंसर को अलग बनाइए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, निश्चिंत होकर बनाइए। जब देखिए मानसून की बात है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि वर्षा के प्रतिरूप को दिखा दे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन वाटर इन इंडिया? अच्छा, दूसरी बात, क्या आपको नहीं लगता है कि छोटे से ये तो प्रश्न है भारतीय मानसून तंत्र के बारे में, क्या इसको लिखते समय नीचे में थोड़ा सा जगह में बिहार के बारे में बताते हुए दक्षिण जो बिहार है और उत्तरी बिहार के बारे में रेखांकित कर सकते हैं कि उत्तरी बिहार जो है सो बाढ़ से ग्रसित है, उसी जगह दक्षिणी बिहार क्या है, सूखा सूखा प्रभावित एरिया।
अब ये तो हुआ सिंपल, ये तो सिंपल एक क्वेश्चन हुआ। हम आते हैं सर, आते हैं। अभी आपको याद होगा पिछले मेंस की कक्षा में मैंने ऊर्जा से क्वेश्चन पूछा हुआ था। आप लोग लिखे कि नहीं लिखे मुझे नहीं मालूम, कौन लिख भेजे वो भी नहीं मालूम, मुझे याद है राकेश भेजा था। ऊर्जा स्रोत से क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखिए जो मैंने पिछले दफा कल ही, यानी जो प्रीवियस डे में मैंने क्लासेस लिया उस समय ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन दिए थे। देखिए आपके सामने में ये 69 के पेपर में, यानी सूरज जी के मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या है, क्या ये घरेलू मांग की पूर्ति। देखिए सूरज जी, समीम साहब बताइए, जो मैंने आपको उस दिन बोला है कि नहीं, घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। भारत के लिए संभावित वैकल्पिक ऊर्जा क्या है सर? अल्टरनेटिव सोर्स क्या है भारत के लिए? सौर ऊर्जा। और क्या है? ज्वारीय ऊर्जा। और क्या है? सोचिए, उसके बारे में हम लोग कर सकते हैं। और तब कहता है समीक्षात्मक, यानी कि प्रेजेंट अ क्रिटिकल रिव्यू देना है। क्या देना है? मुझे नहीं मालूम, मैं तो जानता हूं भाई साहब, हम किसी अन्य क्वेश्चन पर रिसर्च करने से बेहतर है कि आपके सामने मैं पेपर दिखाऊंगा और आप देखिए पेपर को कि आपके सामने क्या बात। अच्छा दूसरी बात, अभी आपसे मैं सभी से पूछ रहा हूं, आप लोग एडिटोरियल पढ़ रहे होंगे शायद, मैं मान के चल रहा हूं। ये प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न देखिए क्या लिखा है प्रश्न में। भारत में पर्यटन उद्योग, टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया। अभी आप जानते हैं कि अयोध्या में जो है राम मंदिर बना है। अभी मैं एक डेटा देख रहा था, आप यकीन नहीं करेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे। अच्छा मैं अभी पूछ ही लेता हूं, आप ही लोग बताइए। मैं सूरज जी बताइए, पूरे विश्व में बताइएगा, मतलब वैश्विक प्रदेश में बताना है कि सबसे ज्यादा पर्यटक कहां जाता है। धार्मिक पर्यटक की बात किया जाए तो पूरे विश्व में। समीम साहब बताइए आप। आइडिया नहीं है ना? एक्चुअली आइडिया ऐसा मेरे पास भी नहीं, मैंने एडिटोरियल में देखा। एडिटोरियल में एक वैश्विक संस्थान है, जो वैश्विक संस्थान अपने रिपोर्ट कोट की थी, उस रिपोर्ट में बोला कि आप जानते हैं कि मक्का मदीना के बारे में जानते हैं, और वेटिकन सिटी के बारे में पता है, जेरूसलम जो इजराइल में वेटिकन सिटी है, इजराइल में है। विश्व में सबसे ज्यादा जो पर्यटक कोई जाता है, टूरिज्म जाता है, तो वहां दो जगह होता है, एक सऊदी अरब में और एक इजराइल में। लेकिन आपको जान के अब अजीब लगेगा, वही संस्थान ये रिपोर्ट बोला कि अब भारत में 5 से 10 करोड़ के बीच पर्यटक प्रति वर्ष भारत में अब आने वाला है अयोध्या राम मंदिर को लेकर के। अब आपको जब देखिए, ये तो हो गया, अब एक डेटा बनाएंगे। कैसा डेटा? मैं आपको डेटा बना देता हूं। आप कहेंगे सर इसमें क्या हम और बेहतर, आप एक बार ग्राफ तैयार कर लेंगे इस तरीके से, साल दर साल। समझ पा रहे हैं सूरज जी? आप साल में कोई जो भी आपके पास डेटा है, उस साल में 2022 हो गया, 2021 हो गया और 2020 हो गया। अब यहां पर डेटा, अच्छा दूसरी बात ये तो हुआ कि पर्यटकों के दृष्टिकोण से क्या हुआ, ये पर्यटक के दृष्टिकोण से। अब दूसरा बना देना है कि किसके दृष्टिकोण से, मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी के कंट्रीब्यूशन के दृष्टिकोण से, जीडीपी के बारे में कि आपके यहां अगर पर्यटक आया तो आपके भारत को वैश्विक जीडीपी में पर्यटक का क्या भूमिका रहा। एक और आप बना दीजिए, इस तरीके से बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है? सर्कल टाइप के बना करके इस तरीके से क्या आंसर में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए आप लोग। अभी इत्मीनान से रहिए, अभी आपके पास टाइम है, इनफ टाइम है। मैं आपको भर भर के बता सकता हूं। आप लोग इत्मीनान से रहना कि अभी भर भर के मैं बता सकता हूं कि आप अपने आंसर को दूसरे से कैसे अलग कर सकते हैं। हम आपको पैटर्न भी बता सकते हैं, लेकिन समझना यह है कि क्या हम लोग अपने आंसर को देखिए। दूसरी बात यहां देखिए, बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आपको पता है अभी हाल ही में क्या हुआ है, जातिगत जनगणना। सूरज 1 मिनट, सूरज 1 मिनट पहले बताओ, मैंने बताया था कि नहीं 69 में आने वाला है जातिगत जनगणना। मैंने उस दिन भी बोला था कि बाबू जातिगत जनगणना से क्वेश्चन आने वाला है। देखिए आपके सामने में क्वेश्चन है
कि बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के वितरण का वर्णन बताइए। कहां से क्वेश्चन लिया गया है? इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन लिया गया है और जातिगत जनगणना से क्वेश्चन लिया गया है। दूसरी बात आगे पढ़िए, इसकी सामाजिक आर्थिक दशा के स्तर पर टिप्पणी कीजिए। क्या है सर? यही तो है कि कमेंट ऑन, कमेंट करना है आपको, कमेंट करना है, बस यही तो कमेंट यहां दिख रहा है। यही तो कहता है कमेंट करने के लिए कि उसके सोशल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि आपके राज्य में एससी और एसटी की क्या भूमिका है। अच्छा एक बात बताइए सर, आप लोग से अगेन मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग सभी लोग पॉलिटी के जानकार हैं, मैं मानता हूं कि आप लोग पॉलिटी इंडिया लक्ष्मीकांत को भर भर के पढ़े होंगे 5 से 10 बार। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 क्या है? शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 क्या है? सर शेड्यूल 5 में है जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए है सर, वो स्पेशल पैकेज, जिसमें आसाम और वो स्टेट शायद छोड़ कर है, बाकी के लिए जो शेड्यूल 6 में है जो आसाम और चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, मैं समझ गया। समीम साहब आप कुछ बोलेंगे कि आप सुनेंगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हम यही चाहते हैं, जो गलतियां अभी हो रही है ना बाबू, अभी कर लीजिए आप लोग गलती, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन याद रखिए एग्जाम में मत करके आइएगा। जो सूरज जी बता रहे थे दरअसल वो शेड्यूल 6 का है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ये शेड्यूल 6 का है। अब आते हैं बात, खैर छोड़ दीजिए। अच्छा शेड्यूल 5 में जो असम मेघालय को छोड़कर है, हम वही मैं बता रहा हूं, वही मैं बताना चाह रहा हूं कि 4 राज्य को क्या किया है कि शेड्यूल 5 में छोड़ करके कुल मिलाकर के वर्तमान में 9 से 10 राज्य है जहां पर अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, उसके प्रशासन और उसके नियंत्रण के बारे में व्याख्या की गई है। आप जानते हैं आपके पीडी के एग्जाम में भी आता है। वो जो 4 राज्य है उसके बारे में वो शेड्यूल 6 में स्पेशल चीज की जानकारी दी गई है। अब बात आता है क्या कि अब जब देख लेंगे कि अब आपके पास आएगा, बड़े माइंड में आएगा कि सर कि ये जो एससी एसटी के बारे में जो जानकारी दी गई है, ये एससी एसटी के बारे में जो जानकारियां हैं, वो जानकारी को हम क्या कर सकते हैं, भारत के जो एससी एसटी का जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है और बिहार के एससी एसटी का जो पॉपुलेशन और परसेंटेज है, उसको एक बार क्या करेंगे, मैच कर देंगे, तुलना करके दिखा देंगे। दूसरी बात आपको याद जानकारी में होनी चाहिए कि बिहार में जो शेड्यूल 5 है वो बिहार में उसको जगह नहीं दिया गया है। शेड्यूल 5 के अंतर्गत जो राज्य हैं उसमें बिहार नहीं आता है। वांट टू बी क्लियर, बिहार नहीं आता। अब क्या कीजिएगा, आज ही लक्ष्मीकांत पलटिएगा, देखिएगा क्या बिहार को उसमें शेड्यूल 5 वाले राज्य में रखा गया है? नहीं रखा गया। लेकिन क्यों, आपको पता है कि जितने भी जनजाति था वो क्या हो गया कि बिहार झारखंड के बंटवारा के समय में ही झारखंड चला गया। ठीक है, तो अब बात आता है, तो ये प्रश्न को आप इस तरीके से कर सकते थे तो बेहतर तरीके आपका हो जाता। अब तो ये हुआ, अब इसको सामाजिक सोशल स्टेटस के, अब मैं मानता हूं कि सूरज जी लिखे होंगे, अच्छे आंसर लिख दिए होंगे। चलिए फिलहाल हम अपने प्रश्न पे चल रहे थे कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब आते हैं इस जगह पे, हम अपनी जगह पे आ जाते हैं। जब हिस्ट्री की तैयारी करेंगे ना, तो हिस्ट्री में जो प्रीवियस ईयर के पेपर है आपके पास, मैं अगेन कहता हूं प्रीवियस ईयर पेपर को एक नोट डाउन करना है। कहां से? 62 से लेकर के 69 तक, और यहां भी करना है 62 से लेकर के 69 तक। ये प्री वाला पार्ट हो गया और ये मेंस वाला पार्ट में। अब मैं भी करवाऊंगा आपको, इवन मैं भी करवाऊंगा, और वो मैं आपको, मैं तो खैर जब करवा रहा हूं तो 68 और 69 करवा देता हूं, क्योंकि ट्रेंड न्यू ट्रेंड है, नए पैटर्न है। आपको क्या करना है, पीवाईक्यू को एनालिसिस करना है, और सबसे पहला काम हिस्ट्री करेंगे यहां, तो हिस्ट्री को अच्छे से यहां भी कर लेना है। और जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये हुआ पहला महीना का। फर्स्ट मंथ में आप क्या करेंगे, हिस्ट्री वाला पार्ट को बेहतर कर लेंगे, लिख करके सर, लिख करके मैं बार बार बोल लूंगा, लिख करके, नॉट सिर्फ पढ़ करके, लिख करके, देख करके ही लिखो, लेकिन देख करके ही लिखो। ये नहीं देखना का सोचना है कि हम देख करके लिख रहे हैं कि कैसे लिख रहे हैं। आइए, मुझे अभी भी याद है कि एक कहावत है ना, जो बचपन में पढ़े होंगे आप लोग,
कि करत करत अभ्यास ते झरमती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। तो ये सोच के चलना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको कोई पूछने नहीं जा रहा है। आपको अंततः आपकी अपनी एग्जाम में देखना है। ये हो गया हिस्ट्री। इसी प्रकार से क्या करना है, हिस्ट्री जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आप करेंट नहीं करना है, अभी पेपर 2 का पार्ट कर लेना है। ये पेपर 2 वाला पार्ट कर लेना है, क्या पॉलिटी, ये पॉलिटी कंप्लीट कर लेनी है। सेम इसी तरीके से यहां भी पॉलिटी कर लेना है। महारथी, मैं बार बार बोल लूंगा, राजा बनने की जरूरत है। क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन गलती नहीं होनी चाहिए। अगर स्टैटिक मैं आप कहेंगे सर 100% कैसे हो पाएगा, कोई बात नहीं, आप करने की तो कोशिश कीजिए। 100% हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सेम काम पॉलिटी, ये तो आपका फरवरी हो गया। मार्च में भी क्या करनी है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट यहां कर लेना है। ठीक है, ज्योग्राफी का पार्ट कर लेनी है। ठीक है, और यहां भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन जो आएगा वो आपको डील कर लेना है। यहां भी क्या करना है कि जब प्री वाले में ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस टेक हो गया, ठीक है, बिहार स्पेशल हो गया, ठीक है, इसी तरीके से कंप्लीट तो ओवरऑल। और तब हम अभी ये प्री के स्तर पे चल रहे हैं, सिर्फ साप्ताहिक आप एग्जाम टेस्ट देते हैं तब। अब इसी प्रकार से यहां ज्योग्राफी कर लेंगे, इसी तरीके से यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो जाएगा, इकोनॉमी कर लेंगे साथ में, क्योंकि पता है कि एक पार्ट में आता रहता है। ठीक है, अब देन डीआई को यहां पर भी देख लेना, डीआई वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेना पहले ही, क्योंकि 72 अगर डीआई सही है तो 72 में 72 आने की संभावना है। आपका वैसे भी पेपर 1 एकदम से मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, डीआई कंप्लीट कर लेना है। अब बचा एक साइंस टेक, एक मात्र लास्ट साइंस टेक बचा। साथ ही अब कहेंगे सर ये तो मेरा चल रहा है कि जीएस पार्ट बता दिया आपने, तो फिर बताइए मुझे कि ऐसे कैसे करें। मैं कहूंगा कि 15 दिन में एक बार, ये हुआ आपका जो मेंस चल रहा है, इसमें 15 दिन में एक बार हम यहां पे ही लिख देते हैं, एसए वाला स्पेशल बना देते हैं। ये जो एसए के लिए जो है, जब एसए के लिए करेंगे आप लोग, तो एसए वाला पार्ट में क्या है आपका, 15 दिन में एक, यानी महीना में दो, 2 एसए पर मंथ, 2 एसए पर मंथ। काम क्या करना है सर, पेपर पर डे पढ़ना है। पर पेपर में क्या पढ़ना है, एडिटोरियल, एडिटोरियल संपादकीय जिसको पेज कहते हैं, एडिटोरियल पेज। दूसरी बात, पूर्व में जो आपके पास कुछ बुक होंगे, रेफरेंस बुक, ये बुक के एस्से को देखना है। तीसरी बात, राइटिंग लिखना है, लिखना है। 15 दिन में मैंने बोला एक, यानी महीना में 2। आप लिखिए, पढ़िए, अभ्यास करना। पेपर तो पर डे पढ़ेंगे ना आप, आपके अंदर इससे होगा क्या, वर्ड स्टॉक हो जाएगा, वर्ड स्टॉक हो जाएगा, वर्ड स्टॉक हो जाएगा। अच्छा, सब दूसरी बात, हिंदी में लिखेंगे तो आपसे गलतियां कम होगी। क्या होगी, गलतियां कम होगी, गलतियां कम होगी। हिंदी आपका लिखावट सही रहेगा, लिखावट सही रहेगा आपका। आप कम से कम, क्योंकि आपको पता है कि 3 ऐसे लिखने के लिए आपको दिया जाएगा, और 3 ऐसे का मतलब है कि 2400 शब्द, 2400 शब्द, 2400 शब्द का मतलब यह हुआ कि आप देखिए 24 से 25 पेज, 24 से 25 पेज। क्या आप लिख पा रहे हैं, यह आपको सोचने की जरूरत है, सोचना पड़ेगा। अगर आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो उसको डिटेल में लाइए, अभ्यास बनाइए। क्योंकि याद रखिएगा, अगेन मैं कहना चाहता हूं, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको मेहनत करने पड़ेंगे, क्योंकि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं। आप कोई खेल खेलने नहीं जा रहे हैं, आप एक अधिकारी बनने वाले हैं। तो अधिकारी बनने के लिए आपको डेडिकेशन दिखाने पड़ेंगे, मेहनत करने पड़ेंगे दूसरे से, क्योंकि आपको पता है, ये ट्रू फैक्ट है कि आपसे ज्यादा मेहनत कोई कर रहा है। आप ये मान के चलिए, कभी भी जब आप सोने के लिए जाएं तो आप सोचिएगा कि हमसे क्या ज्यादा मेहनत कोई कर रहा है। मैं दावे से कहता हूं, आपसे ज्यादा कोई मेहनत कर रहा है उस लाइब्रेरी में, उस दिल्ली के शहर में सिलेक्ट हुए बंदे। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं आपको, क्योंकि ये आज तो एक ओरिएंटेशन टाइप का है, तो अब मैं बता देता हूं कि आपकी कंपटीशन किससे होने वाले। आप ये मत कीजिएगा मैं डरा रहा हूं,
मैं डराना नहीं चाहता, बट मैं अपने विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि आपकी कंपटीशन होने किससे वाली है। कंपटीशन जो है, कंपटीशन आपका किससे होने वाला है? जो सिलेक्टेड लोग हैं, सिलेक्टेड लोग हैं, जो कई बार इंटरव्यू दिया हुआ लोग हैं, इंटरव्यू दिया हुआ लोग हैं, मेंस बार बार लिख रहा है, वो लोग हैं। इतने लोग, एक राज्य नहीं, ये भी याद रखिए, अनेकों राज्य, मतलब डिफरेंट स्टेट, मतलब मैक्सिमम कई जगह के राज्य के विद्यार्थी आपसे होने वाला है। कई ऐसे भी लोग आएगा जो यूपीएससी में सिलेक्टेड है, आपसे उसकी मुकाबला होने वाली है। अगेन मैं कहता हूं, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो यूपीएससी में सिलेक्टेड है और बीपीएससी का एग्जाम देता है और बीपीएससी में भी रिजल्ट लेता है, सभी को पता होगा आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग को तैयारी करने की उस इस व्यक्ति से, इससे कंप्लीट करने की जरूरत है। इससे मत डरिए, कभी इससे नहीं डरिए कि जो अभी तैयारी प्री की तैयारी कर रहा है या जो बचपना अभी शुरुआत किया है इसका तैयारी। ठीक है, आप लोग अनुभवी हैं, आप लोग प्री पीवाईक्यू को अच्छे से पढ़ चुके हैं, कोई पीवाईक्यू को नहीं देखेगा और तैयारी शुरू कर देगा। एक सही मेंटोर के बीच में आप हैं, आप सही मेंटोर के बीच में आप हैं, आपके गलत और सही का इवेलुएट किया जा रहा है मेरे द्वारा, तो आप गलती करने की संभावना, पास होने की संभावना ज्यादा आपके पास है। प्री पर कैसे काम करना है, पीवाईक्यू का रिसर्च कैसे करना है, ए ऑप्शन अगर आंसर है तो बी कैसे, क्या क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा। इस चारों से लेवल 1 एनालिसिस, लेवल 2 एनालिसिस, लेवल 3 एनालिसिस, लेवल 4 एनालिसिस। सर ये बताइए इससे क्या आगे प्रश्न आने वाला है? जैसे मान लिया जाए पेपर में, देखिए यहां पर 60, ये 68 का मेंस का पेपर है, ये जो पेपर आपका है ये 68 का पेपर है। मैंने बोला कि देखो 68 का पेपर इस तरीके से मेंस का पेपर है, और ये 68 के मेंस के पेपर पर मैंने अपना एनालिसिस दिया था और 69th में क्वेश्चन आ गया। यही कहता है कि सही स्ट्रेटजी, सही गाइडेंस में आप तैयारी करेंगे तो यहां से मेंस का आपका एग्जाम अच्छा चला जाएगा। जैसे मैंने उस दिन भी बोला हिस्ट्री वाला पार्ट में, कि हिस्ट्री वाला में जो है इस बार क्या आने वाला है 70वीं में, क्या समीम साहब मैंने बोला था ना? आपने कहा। तो यही चीज है, आप जब तैयारी करते हैं ना तो पता चल जाता है कि 68 में कौन सा प्रश्न आया और 69 में कौन सा प्रश्न आया, 70वीं में कौन आएगा, ये पहले से आपको डिफाइन हो जाता है और आप उसको 10 बार लिख लेंगे। सर बताइए कि आपका एग्जाम खराब जाने वाला है? कभी नहीं जाने वाला है, आप किसी से बेहतर लिख लेंगे। तो यही चीज है समझने का, और ये जब समझ लेते हैं तो आप किसी से बेहतर और किसी से बेहतर अच्छे तरीके से लिख पाते हैं, समझ पाते हैं, सोच पाते हैं। और क्योंकि आपको लिखने का पहले से पता रहता है, आप अच्छे एनालिसिस भी कर पाते हैं। चलिए फिलहाल तो हम आपको ये बताने वाले थे कि आपका जो तैयारी का पैटर्न है, ये मेंस में आपको ऐसे भी मैं बता दिया। अब बात आता है कि सर ये जो आप मुझे बताए हैं, ये तो मेरा टोटल प्री का भी तैयारी आपने बता दिया और मेंस भी बता दिया। मैं अगेन बोलता हूँ लिख करके काम करना, लिख करके आप लोग कीजिएगा सर, तब जाकर के आप वो चीज समझ पाएंगे कि कैसे होता है। अब मैं बता रहा हूं, अब जब ये कर लेंगे तो सर कहेंगे सर प्री का तैयारी, अब आपके पास सर अभी भी समय बहुत है, अब घबराइए नहीं, अभी जून हुआ है, अभी जून के बाद आपके पास टाइम ठीक है। ठीक है, अब बात आता है कि सर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये कंप्लीट जो मंथ आपके पास है, ये कंप्लीट मंथ क्या कीजिएगा, उसके बाद मेंस की तैयारी को थोड़े कम कर देना है, यानी सप्ताह में 3 दिन तैयारी कीजिएगा इस महीना में, 3 दिन, बाकी 4 दिन जो है आपको क्या करना है, प्री पर काम करना है। पर ही काम करें। ठीक है, अब जब जब अगस्त आएंगे तो अगस्त में टोटल ब्रेक कर दीजिए, इसको ब्रेक कर दे। ब्रेक करके कंटिन्यू 7 का 7 दिन आपको क्या करना है, प्री पर काम करना है। देखिए मैं अगेन बोलता हूं सभी को, और इस वाले पार्ट में टोटल रिवीजन जो कितने दिन बचा, 1 महीना बचा ना, रिवीजन 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 कुछ नहीं करना है, टोटल रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अब कहेंगे सर कि आप मुझे ये बताइए कि आप जो बताए हैं जुलाई में 4 दिन, 3 दिन, अगस्त में 7 दिन, क्या आप तो जनवरी से पढ़ रहे हैं ना, कि जुलाई में पढ़ना शुरू किए, जून में पढ़ना शुरू किए? सूरज जी जनवरी में सर।
जनवरी से। तो क्या किसी से ज्यादा एनालिसिस आपका रहेगा पीवाईक्यू पे या कम रहेगा? ज्यादा रहेगा। दूसरी बात, आपके जो पढ़ने का तरीका होगा, आपको कई सारे चीज जो आपके ब्रेन का जो लेयर है उसमें बन गया होता, लेयर बन जाता है। लिखने का भी लेयर बन चुका है, मेंस आप टोटली कंप्लीट कर चुके रहेंगे। प्रीलिम्स का भी जो चीजें है आपका बहुत सारा चीज याद हो चुका रहेगा, क्योंकि आराम आराम से कर रहे हैं। आपको सिर्फ करना है, आगे बढ़ना है। मतलब जो चीजें अब क्या कहेंगे सर, ये काम करने के लिए अब जो पीवाईक्यू बताए हैं, अब अभी सुनिए पहले। अब कहेंगे ना कि सर काम कैसे करना चाहिए, मैं आपको अगेन बताता हूं। पीवाईक्यू का एनालिसिस कैसे करना है, पीवाईक्यू एनालिसिस, पीवाईक्यू का एनालिसिस कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है, कैसे करना है। अब देखिए इसका जवाब मेरे पास है, इसका बेहतरीन जवाब है तीनों स्तर पे, पीटी के स्तर पे भी और मेंस के स्तर पे भी। आप लोग कीजिए, मैं दावे से कहता हूं आप किसी से पहले सिलेक्ट हो जाएंगे। क्या आपने इससे पहले किया? आप यूपीएससी करना, नहीं, कभी नहीं। यूपी पीसीएस करना, बीपीएससी टोटल करना ही करना है आपको है। कुछ क्वेश्चन जो इस पैटर्न पे, जैसे एमपी पीएससी है, एमपी पीएससी, यूके पीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, उत्तम जेपीएससी, ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस, सीजेपीएससी। आप क्या करना, उस ट्रेंड साल के, उस जो साल के, जैसे 2024 में पेपर होने वाला है, सारे का पेपर 2 साल का आपको लगा देना है। और अपना जो यूपीएससी, क्योंकि मैंने तो इस बार देखा यूपीएससी का क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछ लिया गया, इस पेपर को क्या करना है, देख लेना है कि आखिर किस तरीके से प्रश्न मेरे पास आएगा। यूपी पीसीएस का 2-3 साल का देखे जाना, यानी आप कोई टेस्ट मत मारो, कोई टेस्ट मत लगाइए। मैं कहता हूं आप सिर्फ ये करके जाएं, तो मैं कहता हूं 10,000 प्रश्न, 10,000 प्रश्न आप यहां से कर लेंगे। सूरज, यस सर। क्या बताइए, 10,000 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे तो क्या आपसे सवाल गलती हो जाएगा इतने जगह करने के बाद? नहीं होगा गलती। मुझे अभी भी याद है कि एक बार, अभी अभी एक मिनट, अभी भी मुझे याद है कि यूपीएससी के प्रश्न को बीपीएससी ने टू दी लाइन उठा के रख दिया था। पॉलिटी के प्रश्न को कई बार मैंने देखा, ठीक है। तो हिस्ट्री के प्रश्न को, आप हिस्ट्री वाले प्रश्न को देखेंगे कई बार, ताम्रलिप्ति, आपके जो बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, आपको याद होगा अभी भी, अगर आप लोग याद किए होंगे, ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति यूपीएससी का प्रश्न था। और मुझे अभी भी याद है 60 शायद 7th में, यहाँ 67th या 67th में ताम्रलिप्ति से क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। सोहगौड़ा क्या है, सोहगौड़ा क्या है, सोहगौड़ा तो गौड़ा सर वहाँ अशोक का किला लेक। अभिलेख है ना। यहां से बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछी है, यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछी है। अच्छा, जैन बौद्ध तो ऐसा टॉपिक है सर, जैन बौद्ध तो ऐसा टॉपिक है कि यूपीएससी से आगे है बीपीएससी आपका। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपका रिसर्च करने का तरीका होना चाहिए कि आप कैसे अभी देखिए 60 यूपीएससी 2023 के पेपर में क्या पूछा, कुछ नहीं पूछा, सिंपल क्वेश्चन कि आत्मा का कॉन्सेप्ट किसमें है। आप लोग बता देंगे आत्मा का कॉन्सेप्ट किसमें है। आत्मा को कौन मानता है? ये सब कौन मानता है कि हर जीव में, हर कण कण में आत्मा है? कौन मानता है? जैन मानता है, जैन मानता है। और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, क्या बताइए बीपीएससी ने नहीं पूछा। यस सर। हमको तो कई दफा लगता है कि बीपीएससी किसी से ज्यादा टफ हो गया वर्तमान समय में सही तरीके से काम करने की। अब ये हुआ प्री के स्तर पे, अब आता सर मेंस के स्तर पे। मेंस में आप मिनिमम, मैं अगेन मैं बोलता हूं, आप लोग कीजिए, मैं कहता हूं आपके साथ मैं खड़ा हूं ना, आप लोग काम कीजिए, आपको सही गाइड देने के लिए मैं तैयार हूं। यूपी पीसीएस का, यूपी पीसीएस का, यूपीएससी का और बीपीएससी का, कुछ नहीं ज्यादा करो। मेंस के क्वेश्चन उस साल का, जैसे अभी आपको पता है कि आपका मेंस जनवरी 25 में होने वाला है ना, तो आप जनवरी मतलब 2024 का, 2024 में का जो है मेंस होगा, यूपीपीसीएस और यूपीएससी का। आपको क्या करना है, जीएस वाला पार्ट को, जीएस वाला पार्ट जो आपके सब्जेक्ट से टेली कर रहा है, यानी पेपर 1 पेपर 2 से जो टेली कर रहा है, इवन एसए से टेली कर रहा है, आप लिख के चले जाओ। मैं दावे से कहता हूं कि ये लोग जब क्वेश्चन बनाता है ना कमीशन, तो क्वेश्चन आप ये मत समझना कभी, कमीशन क्वेश्चन बनाने से पहले डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो हुए हैं या यूपीएससी में जो हुए हैं उसको रिसर्च करता देखता है कि वो क्या दिया है।
सॉरी, आपको यकीन ना हो तो आप यूपीएससी के पेपर को 2023 वाले पेपर को उठाओ और देखो 69 के पेपर में क्वेश्चन आया है कि नहीं। आप कहिए तो मैं दिखा देता हूं आपको। यूपीएससी के क्वेश्चन को 69 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। सूरज, क्या आपने किया? नहीं किए ना? समीम साहब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अब इतने तरीके से करेंगे। दूसरी बात, मुझे अभी भी याद है कि 68 का जब मेंस का पेपर हुआ था तो 68 का मेंस का पेपर जो है यूपी पीसीएस के क्वेश्चन को उठाकर रख दिया था। यही होता है सर, तमाम जगह यही होती है। तरीका बस यही है कि आप लिखते कैसे हैं, कंटेंट आपका तैयार कैसा है। मैंने आपको सारे बुक लिस्ट बता दिया है। इवन मैं जब भी कहता हूं तो मैं आपको इवन बात करके, लिख करके, समझा करके बता देता हूं कि देखो कैसे काम करना होता है, काम करने का तरीका क्या है। जब आप काम कर लेते हैं तो चीजें आपके समझ में आ जाता है और आपके हाथ में रहता है। ठीक है, अभी मैं आपको सपोज मैं अभी जस्ट पूछता हूं, अभी देखिए मैं बता रहा हूं, उस दिन भी मैंने बोला था। अभी आपके पास जो क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन मैं उठाता हूं। अभी देखो ये क्वेश्चन, ये क्या नाम है, सूरज जी को ये प्रश्न आया था, 69 का पेपर है। भारत के प्रमुख भौतिक विभाग में विभाजित कीजिए। डिवाइड इंडिया इनटू मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन और डिस्क्राइब द रीजन इन द विच द लैंड ऑफ बिहार स्टेट इज इंक्लूडेड। यानी तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित है। यानी कि भारत का जब अब नक्शा बनाएंगे तो बिहार को रेखांकित करना पड़ेगा उस फिजियोलॉजी में, उस टोपोग्राफी में। आपको बताना पड़ेगा कि बताइए भौतिक विभाग, यानी भौतिक डिवीजन की बात कर रहा है सर, फिजिकल डिवीजन की बात कर रहा है, फिजिकल डिवीजन की बात कर रहा है। तो फिजिकल डिवीजन में आपका बिहार भी तो आता है। बिहार भी एक ऐसा राज्य है जो आपके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, और ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। समझ पा रहे हैं? जैसे आपके पास नॉर्थ से आने वाले जो हवा होती है, कई सारा आपको पता है कि अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है तो आपकी खास तौर पे क्या होता है कि वहां का जो मौसम होता है, मौसम में परिवर्तन आ जाता है। जैसा अभी बरसात, मान लिया जब बरसात का महीना नहीं है, ठीक है, उसको नहीं कहते। लेकिन आपको यह भी तो पता है कि सर पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है बिहार में बारिश होती है। बिहार में जल्दी बारिश कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तक ही जाना। बस बिहार में बारिश, हल्का फुल्का सच में ये बात समीम साहब बताएंगे। एक्चुअली मैं तो जानता हूं इसीलिए मैं बोल रहा हूं। पश्चिमी विक्षोभ से समीम साहब क्या कहते हैं, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा में बारिश नहीं होती है ठंडी महीना में? होती है वर्षा, होती पश्चिमी, ये देखिए कुछ नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ का मतलब हुआ कि जेट, पश्चिमी जेट के कारण होती है, पश्चिमी जेट के कारण होती है, पश्चिमी जेट के कारण। आपको याद होगा आलू जो होता है ना, आलू में बोलते पाला मार दिया, क्या बोलते हैं, पाला रहित। क्या है पाला, क्या है? आप पाला बोलता है ना, पाला मार दिया, यही तो है सर। कुछ क्या है, आप लोग तो जानते हैं, वहां से बिलोंग करने वाले, तो आप लोगों को तो ज्यादा जानकारी है कि क्या बोलते हैं कि पाला रहित खेती होनी चाहिए। कपास के बारे में बोलते हैं ना, जैसे गुजरात में जो होता है वहां पर लिखा जाता है एनसीईआरटी में कि पाला रहित होना चाहिए। तो पाला रहित डेज के बारे में क्या है, आपका आलू खराब हो जाता है, पाला ज्यादा अगर मान लिया जाए हो जाए। दूसरी बात, कई बार गेहूं आपका खराब हो जाता है, अभी गेहूं की खेती खराब हो जाती है। तो यही चीज को बताना है। तो ये कहने का मेरा मतलब हुआ, प्रश्न को देखिए जैसे मान लिया जाए। और दूसरी बात, एक बात और सूरज मैं बता रहा हूं, मेंस, अभी तो आपके पास मेंस का समय है ना, आप प्रश्न को ब्रेक करना सीखिए। सभी लोग ब्रेक कीजिए। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न देखिए आपके पास क्या है कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, पहला काम क्या था, बिहार की जलवायु। दूसरा इसी में है प्रभावित करने वाले कारक। अब पहला तो एक बात समझ में आ गया, बिहार की जलवायु के बारे में बात हो रही है, और बिहार की जलवायु को किन किन कारणों से प्रभावित होता है, तो ये कारक की व्याख्या करनी है। एक आपका क्वेश्चन यही हो गया, कंप्लीट कंप्लीट क्वेश्चन ये हो गया आपका एक, पहला नंबर। फिर कहता है कि राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अच्छा, कितने बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र है वर्तमान में? कितना मानते बताइए सर? आप लोग बिहार को तो इतना अच्छा, बिहार में अधिकारी बनेंगे
तो आप लोग तो और अच्छे से जानकारी रखनी पड़ेगी ना। बेसिक तौर पे 3 होता है, लेकिन इस 3 को ही क्या करता है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 3 को ही 4 में 2 में डिवाइड कर देता है, तो 4 हो जाता है टोटल, ठीक है। को 2 भाग में बांट देता है। हाँ, 1 हो गया, 2 और 3 वाला को 2 भाग में बांट के देखा जाता है, ठीक है। अब आ जाता है, तो ये देखिए राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेटिक जोन मैप बनाइए सर, मैप को जिला वाइज लिख दीजिए, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक किस प्रकार से और कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखिए सर, जो मैंने अभी बात बोला आपके सामने में प्रश्न है, किस प्रकार से और कितने भागों में विभाजित किया गया है। दूसरा कहता है यहां साल में कितने मौसम पाए जाते हैं, यानी बिहार में, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया ये आपका, तो सॉरी दूसरा हो गया, यहां कितने मौसम पाए जाते हैं तीसरा। फिर कहता है इस मौसम में कृषि पर प्रभाव की विवेचना कीजिए, यानी अब देखिए अभी जस्ट बात करें 4 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन का जवाब देने में आपको 4 भाग में लिख के बताना पड़ेगा। समीम साहब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जी जी सर। यानी एक प्रश्न को लिखने के लिए 4 भाग में डिवाइड कीजिए आप। जब तक 4 भाग को रेखांकित नहीं करेंगे, आप कहेंगे सर कैसे करना है, तो मैं कहूंगा अगर 2 पेज में लिखना चाहते हो तो 50-50 4 भाग में, यानी अगर मान लिया जाए 2 पेज में, तो एक पेज को 2 भाग में और एक पेज को 2 भाग में, दूसरा पेज को 2 भाग में, बस। लेकिन याद रखिए जब तक सभी को रेखांकित नहीं करेंगे आपको मार्क्स नहीं देगा, 38 में 30 प्लस मार्क्स नहीं मिलेगा। आप कहेंगे सर हम ऐसा करते हैं ना कि पहला दूसरा को लिख देते हैं और तीसरा चौथा को छोड़ देंगे, तो याद रखिए साहब डायरेक्ट 19 हो जाएगा, 19 में से मार्क्स मिलेगा आपको। फिर बाद में मत कहिएगा कि सर मैंने तो 2 पेज लिख के आया है। तो बिहार में जो 30 मार्किंग होता कहाँ से, मैक्सिमम 22 से, मैक्सिमम 22। सर अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको कहता हूं, मुझे याद है 56 से 59 के टॉपर कौन है, 56 से 59 के टॉपर पता है। एक वो क्या नाम है उनका, संजीव कुमार, संजीव कुमार नाम है, संजीव कुमार, संजीव कुमार चंचल नाम है शायद, हाँ संजीव कुमार सज्जन या ऐसे ही कुछ नाम है, आप उनका देखिएगा, उनका इंटरनेट पर कॉपी रखा हुआ है, आप उनका देखिएगा। आप कहते हैं नहीं मिलता, मिलता है, मिलता है, आप लिखिए, मिलेगा। इसे उसको निकालना कैसे होगा? मध्य प्रदेश के थे जो बिहार के टॉप किए थे। नहीं 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 सर, वो 63वीं के टॉपर है, वो 63 के है, वो 63 के है, मैं आपको 56 के बात कर रहा हूं, उससे पहले देखेंगे तो 62वीं का टॉपर जो है फर्स्ट रैंक, वो है आपको मधुबनी से है, उनका भी आप देख सकते हैं, चंचल नाम है, सुशांत कुमार चंचल नाम है उनका, और ये संजीव कुमार सज्जन नाम है इनका, साथ संजीव कुमार सज्जन नाम है, एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूं। तो आप देखिएगा फर्स्ट टॉपर जो होते हैं ना, उनका जरूर कॉपी कहीं से व्यवस्था करके जरूर देखिएगा कि आखिर उनको इतना अधिक मार्क्स कैसे मिला, ठीक है। तो कॉपी ले लिया तो पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार अगर 68 का कॉपी आ जाएगा ना, तो प्रयास कीजिए कि पहला टॉपर जो है उनका कॉपी कम से कम व्यवस्था करने का, ठीक है, कि वो देखिएगा कि क्या लिखा, कैसे लिखा, इंग्लिश में हो, इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा ये क्वेश्चन सर देखिए, छठा क्वेश्चन देखिए, ये रिपीट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पीवाईक्यू का रिपीट है, पीवाईक्यू का रिपीट क्वेश्चन है। नियोजन व्यवस्था, भारतीय नियोजन प्रणाली, एक्सप्लेन ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स मेजर इंप्लीमेंट के बारे में, नियोजन के बारे में बात करें, ट्रिकल डाउन, ट्रिकल डाउन जानते हैं आप लोग सभी लोग, ट्रिकल डाउन क्या होता है कि मतलब ऊपर वाले को पढ़ाओ या ऊपर वाले को पैसा दो और नीचे छन छन के आएगा, वही से क्या होगा, वो चीज को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो यही चीज के बारे में आप, अच्छा इसका आंसर किए थे क्या, अब इसमें देखिए सिद्धांत हुआ, प्रमुख तत्व है, लाभ है, सीमा है और आलोचना है। इसमें भी एक नहीं है सर प्रश्न, आपको दिख रहा होगा छोटा, लेकिन एक प्रश्न नहीं है, स्पष्ट कहता है ट्रिकल डाउन थ्योरी, इसके बारे में आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 और 5, इसमें 5 है। सूरज जी समझ पा रहे हैं, यस सर। 5 एक नहीं है, मैं अगेन कहता हूं सभी को,
आप ना क्या कीजिए, मैं अभी कहता हूँ, छोड़िए बात की, आप मुझे अभी ही लिख करके जो है ना सभी लोग सेंड कीजिए, सिद्धांत को, लाभ तत्व को, लाभ को, सीमा को, आलोचना को। आप लिख करके जब सेंड करेंगे तो आपको लगेगा कि क्या हमारे अंदर जो सच में वो एग्जाम में लिख के आए हैं, यही चीज होता है। सेम ये क्वेश्चन देखिए, आप आपके सामने की रिपीट क्वेश्चन 38 मार्क्स का है, भारत की मानसून, ये 68th का पेपर का रिपीट है। देख रहे हैं समीम साहब, 68th का पेपर डायरेक्ट 69 में आ गया है। जी सर। तो पीवाईक्यू का महत्व कैसे करना है पता चल गया ना। आपका पीवाईक्यू कितने बेहतर तरीके से आप करते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पीवाईक्यू प्री के लेवल पे भी और मेंस के लेवल पे भी जितना बेहतर आपका रहेगा, एनालिसिस उतनी ही बेहतर होगी। सप्ताह में मैंने लास्ट, अब जो है कंक्लूड करते अपनी बात को आज के क्लास ठीक ठाक टाइम हो गया, तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए कहता हूँ, प्री का आप वीकली बेसिस पर क्या करना है, आपको टेस्ट देना है, पढ़ाई करना है सब्जेक्ट वाइज। पहले सब्जेक्टिव टेस्ट देना है प्री का, उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्टिव टेस्ट दे देंगे, आपका धीरे धीरे तैयार होते रहेगा। सबसे पहले पीवाईक्यू तैयार करने के लिए पीवाईक्यू को जितना बेहतर कर सकते उतना बेहतर कीजिए। मेंस में भी क्या करना है, पहले अपना बीपीएससी का मेंस हुआ, ठीक है, बीपीएससी का मेंस है, और बीपीएससी के मेंस के साथ ही डिफरेंट जो आपके पास, कम से कम यूपीपीसीएस का तो देख के ही जाइएगा, और यूपीएससी का, दो राज्य का, दो जगह यूपीएससी और यूपीपीसीएस आपको देखना जरूरी है। क्योंकि आखिर क्या दिया पेपर 1 में, यूपीएससी ने क्या पूछा, पेपर 2 में क्या पूछा, भाई साहब पॉलिटी देखना तो जरूरी बनता है ना। अगर मान लिया जाए करंट में कोई ऐसा प्रश्न है, करंट में कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको यूपीएससी पूछ रखी है, तो आपको तो संभावना है कि वो बीपीएससी पूछेगा। बस यही चीज है। तो ये तैयारी करने का तरीका होता है, और जब इस तरीके से कर लेंगे तो आपका मेंस भी तैयार हो जाएगा, और हर राज्य का आपका चीजें, और अंततः लिख करके आप काम कीजिएगा सर। तो लिख करके करेंगे ना तो ओवरऑल आपका प्री और मेंस दोनों। और देख बात और, अपनी कमियों पर काम कीजिए, कमियों पर काम कीजिए। मैं बार बार बोलता हूं क्यों कमियों पर, आप एक चार्ट टेबल बनाइए। मैं अगेन सभी को चार्ट टेबल दिया हुआ था, मैं आपको अगेन कहता हूं, अपने चार्ट टेबल बनाइए कि हमारे मार्क्स में इंप्रूव हुआ कि नहीं, मार्क्स में इंप्रूव हुआ कि नहीं, इंप्रूव हुआ कि नहीं, प्री, पीटी और मेंस दोनों में। हम पहले लिखते थे और बाद में हमारे में चेंजिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो समझिए आपका दिशा सही जा रहा है, नहीं जा रहा तो फिर दिक्कत की बात है। तब तो भाई साहब आपको सुधार करना पड़ेगा बेहतर तरीके से कि, अच्छा दूसरी बात, बुक पढ़ने का, लिखने का आदत डालिए, जितना आपका आदत। अच्छा वन लाइनर चीज पढ़ने से कई बार मान लिया जाए, जैसे आप देखे होंगे ना कि आप जैसे पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, तो कई बार क्या होता है कि वन लाइनर पढ़ते पढ़ते ना दिमाग दर्द करना शुरू कर जाता है, ठीक है। और जब पेपर पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव चीज पढ़ते हैं, जैसे पेपर का एनालिसिस पढ़ते हैं, एडिटोरियल टाइप का, संपादकीय जो पेज होता है, संपादकीय पेज जो होता है, संपादकीय पेज में लगता है कि जैसे अभी आप देखेंगे ना, तो अभी पर्यटन, अच्छा सभी को मैं बता दूं, अभी हाल में मैं पेपर देख करके आपको मैं पर्यटन के बारे में भेजता हूं। पर्यटन का, जो पर्यटन उद्योग के बारे में ना मेरे पास एक आया है, जो दिल्ली में जो है खासतौर पे जो राष्ट्रीय जागरण आता है ना, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, वो जो है सो यहाँ पर पर्यटन को लेकर के बहुत अच्छा जो है उसमें कोटेशन बहुत अच्छा, मतलब एनालिसिस किया हुआ है। अगर आप वहां से भी लिख करके कोट कर देंगे ना चीजों को, तो आप यकीन कीजिए कि आपका अच्छा लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, आप लोग के पास पेपर किस तरीके से पढ़ते हैं, ऑफलाइन पेपर पढ़ते हैं, मतलब पेपर खरीद के पढ़ते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं? ऑफलाइन पढ़ते हैं तो प्रभाव का। ठीक है, अच्छी बात है, प्रभात खबर ले लीजिए, कई सारा जो भी आपको सुविधा लगता है, हाँ लेकिन अच्छी लिखावट होनी चाहिए, अच्छे कंटेंट होना चाहिए, तो ठीक है। बाकी एडिटोरियल अच्छा होना, एनालिसिस आनी चाहिए। आप एक बार ना ट्राई कर लीजिएगा। अगर मान लिया जाए जैसे बिहार में सुनते हैं कि भास्कर भी अच्छा शायद देता है, पता नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा है, भास्कर भी ठीक देता है, पता नहीं, देख लीजिएगा एक बार। एडिटोरियल अच्छी होनी चाहिए, एडिटोरियल में कंटेंट अच्छे आने चाहिए, अच्छे जो लिखने वाले लेखक होते हैं ना, वो लेखक कम से कम आपको राष्ट्रीय स्तर के लोग होने चाहिए, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के होने चाहिए। बाकी आपको मैंने कंप्लीट चीजें बता ही दिया है कि काम कैसे करना है, किस तरीके से काम करना है। आप इन चीजों को लेकर प्री और मेंस पर बात कर ही लिए हैं, ठीक है, कैसे काम करना है, मंथ वाइज कैसे काम करना है, डे वाइज कैसे काम करना है, और छोटे छोटे टारगेट को बनाकर के अचीव करने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से आपका एग्जाम, आप ये मान के ही चले कि आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। किसी से तैयारी में जहां भी कोई दिक्कत होता है, आप मेंटोरशिप से जुड़े हुए हैं, आपका चीजें अब यही तो सबसे बड़ी चीज है, यही तो सबसे बड़ा फायदा है सर।
आप यही तो सबसे बड़ा आपको फायदा मिल रहा है कि आप 1 टू 1 मेंटोरशिप में जुड़े हुए हैं, कि आप अपनी समस्या को डायरेक्ट अपने जो मेंटोर के साथ अपनी शेयर करते हैं कि सर मेरा दिक्कत ये है। 17वीं मेंटोरशिप को चलाने के पीछे का और रीज़न नहीं है। इतने लंबे समय से आपके साथ जुड़े रहना, आपको मोटिवेशन को डाउन नहीं होने देना, आपकी हर एक चीज़ को रेखांकित करना कि आपको प्री के लेवल पे क्या काम करना है, मेंस के लेवल पे क्या काम करना है, किस तरीके से आपका जो है अपने आप में सब्जेक्ट अच्छा दूसरी जो मैंने बताया था ना रेखांकित करने वाला, कि अपनी कमी को सब्जेक्ट वाइज़ बताइए कि आपके अंदर सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में किस पेपर में कितना सही हो रहा है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। जब आप इस तरीके से काम कर लेते हो तो यकीन कीजिए कि आप किसी से बेहतर हैं और आप किसी से ज़्यादा बेहतर होशियार के जैसे काम करके आप आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है? तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप काम अच्छा बाकी लास्ट में बताइए कोई किसी भी प्रकार की इतना समझने में दिक्कत? नहीं सर। तो सर हम बोलना चाहते हैं सर, जी। अरे सर जो इस तरीका से है तो सर ये तो क्लियर नहीं ना हो पा रहा था कि मतलब ये टारगेट क्या रहेगा, क्या-क्या क्वेश्चन लिखना है। हाँ, मैं दे दूँगा वो भी मतलब देखिए वो भी मैं कर दूँगा। जैसे कि आपके स्तर पर सर पीटी के लिए मतलब वीकली के चैप्टर कंप्लीट करना है, संडे को या फिर मंडे को किसी सप्ताह में एक दिन टेस्ट हो जाएगा इस चीज का, बिल्कुल, क्वेश्चन बिल्कुल। प्रोवाइड करवा दिया जाएगा बच्चे। और फिर है जो एक दिन है जो मतलब कि जो भी हो हाँ, बिल्कुल। आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है जो प्रोवाइड करा दिया जाएगा ताकि आपको हम क्वेश्चन को लिख कर सेंड कर उसके अनुसार आप सब फीडबैक दे सकें तो ज्यादा बेहतर लग रहा है सर। बिल्कुल, बिल्कुल वो हो जाएगा, वो हो जाएगा बहुत ये चीज़ नहीं है क्योंकि जब आप काम करते हैं, तो आपका तो यही तरीका है भी कि आपका एनालिसिस होना चाहिए। आप अपने जैसे मान लिया जाए अभी बता रहा हूँ कि अभी क्या होता है कि अभी यूपीएससी वाले में कि अपना टेस्ट देना मैंने सभी को बोला हुआ है कि आप टेस्ट दीजिए प्री का, ठीक है? और प्री का जब टेस्ट आप दे देते हैं, तो अपने टेस्ट देने के बाद जो है, आप अपना जो रिकॉर्ड मुझे बताइए। आप अपना टेस्ट देने के बाद अपना रिकॉर्ड बताइए मुझे, ठीक है? रिकॉर्ड मुझे बताइए कि आपका जो है, किस तरीके से कितना सही हुआ। पहले तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट बताना कि नेगेटिव है तो अटेम्प्ट बताइए। कितना ट्रू हुआ वो बताइए मुझे। ट्रू के बाद कितना नेगेटिव जा रहा है वो बताइए मुझे। उसके बाद नेट मार्किंग कितना आया वो बताइए। ये तो हुआ आपको प्री के लेवल पे। सब्जेक्ट मैंने डिफाइन कर दिया है। सब्जेक्ट मैंने डिफाइन कर रखा है कि आपको इस सब्जेक्ट का मान लिया जाए, आपको हिस्ट्री का सब्जेक्टिव टेस्ट देना है। आप 150 में कितना आपने अटेम्प्ट लिया, ट्रू कितना हुआ, नेगेटिव कितना हुआ और इसका जो हुआ, गलत हुआ, उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स आप मुझे प्रॉपर सेंड कीजिए आप, क्योंकि आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं वो मुझे देखना है। ये हुआ प्री के स्तर पे। शॉर्ट नोट्स बना करके क्योंकि अगर सब दिन नहीं भेजना है, शुरुआत में भेजना है, मैं एक बार बता दूँगा कि इस तरीके से ठीक चल रहा है, तो आप बस काम करते रहिए। दूसरी बात ये तो हुआ अब प्री के, मेंस के लेवल पे आप मुझे क्या कीजिए, जो क्वेश्चन मैंने मान लिया जाए दिया आपको, वो पीवाईक्यू का सबसे पहला काम 68th और 69th आप मुझे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सेंड कीजिए डिस्क्रिप्टिव वे में बेहतर तरीके से जो आपको लिखना है एग्जाम हॉल में। कहाँ लिखना है? एग्जाम हॉल में। और आपको मैं उस मेंस वाले क्वेश्चन को मैं चेक करूंगा और आपको मार्क्स देंगे कि क्या आप कितने मार्क्स के लायक है। ठीक है? ये हुआ आपका मेंस के लेवल पे। जब आप सर तो ये हाँ, उससे पहले तो सर सब्जेक्ट वाइज एक बार कंप्लीट हो जाए तब ना सर वो तो ठीक रहेगा। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, कि उसको बिल्कुल, सब्जेक्ट बिल्कुल, वाइज में ब्रेक कर दिया जाए। बिल्कुल हो हिस्ट्री जाएगा। का क्वेश्चन जैसे कि हम्म, ये मतलब कि जैसे कि टारगेट दे दिया जाए हिस्ट्री में कि पहले रिवॉल्ट को पढ़ना है, जैसे कि आदिवासी जन विद्रोह हुआ जी। तो उसको पहले कंप्लीट किया जाए तो उसके बाद ही ना आप क्वेश्चन दीजिए तो हम लोग बेहतर उसको लिख सकेंगे सर। और फिर बिल्कुल। उसमें क्या कमी है किस तरीके से और कंटेंट को इलिस्ट्रेट करना है सर वो सब क्वेश्चन बेहतर रहेगा। सूरज जी, क्वेश्चन तो मैं बता दिया आपको 68th का ही क्वेश्चन आपके लिए, अभी 69th और 68th का ही क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन मिल चुका है आपको। ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन पहले लिखना है। दूसरी बात आप कहेंगे कि सर मेरी तैयारी का, तो तैयारी के लिए क्या है कि आपको बेसिक मैंने चीजें बता दिया हूं। आप इस बुक्स के माध्यम से आप कीजिए और आंसर फॉर्मेट कैसे बेहतर आपका होगा उस चीज पर जो है हम आपको अगेन एक एक चीज करके बताएंगे कि आप और बेहतर क्या कर सकते हैं। ठीक है? सर जैसे कि जो 68 हम्म, और 69 का बोल रहे हैं सर, भी जैसे कि मेरा जो इकोनॉमिक्स नहीं अच्छी है
मजबूत नहीं है, इकोनॉमिक्स पढ़े ही नहीं है उतना बढ़िया से, ठीक है। तो फिर दिक्कत ना हो जाता है। ऐसे ऐसे अगर आप सब्जेक्ट वाइज सर टोटल करवाते चलते पीवाईक्यू तो ज्यादा बेहतर हो जाता था, टारगेट दे दे के हो उसको जाएगा, complete हो करवा जाएगा, देते थे। कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा सर। हो जाएगा, निश्चिंत रहना है, हो जाएगा वो चीज, वो हम कर लेंगे। अभी स्लाइड तो नहीं दिख रहा है ना आपको? नहीं सर। ठीक, वो हो जाएगा वो चीज। हम एक क्वेश्चन आपको जैसे देखिए बता रहे हैं, हम आज ही क्या था कि क्वेश्चन आपके लिए हम जो है तैयार किए हुए थे कि क्वेश्चन किस तरीके से काम करना है।